नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के विषय में। ठीक, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए थे और उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन ये पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम शुरू करेंगे मुगल काल और अवध के नवाब। ठीक, तो हम आज इस क्लास में मुगल काल और अवध के नवाब के विषय में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अब मुगल काल से। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग मुगल काल। ठीक, तो भारत में बात किया जाए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक, तो पहले एक बार देख लेते हैं मुगल काल में हम लोग किन किन बातों को पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे मुगल काल में जो शुरू के, ठीक है, जैसे बाबर हो गए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, ये जो प्रमुख शासक हुए हैं इनके विषय में चर्चा करेंगे और थोड़ा जानकारी लेंगे हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में। ठीक है, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में आएंगे जो औरंगजेब के बाद के जितने शासक हुए हैं 1707 के बाद के। ठीक है, और वो आधुनिक काल में भी हो जाता है, तो हम लोग उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है उत्तर मुगल काल, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बाबर से, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं बाबर से। बाबर। ठीक, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है इन्हें। भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। ठीक, तो बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। और बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483, ठीक, ईस्वी में हुआ था। ठीक, और आज के वर्तमान में उज्बेकिस्तान जो क्षेत्र है वहां पर, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और इनके पिता का नाम देखा जाए तो इनके पिता का नाम है शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम है शेख मिर्जा। ठीक, और शेख मिर्जा ये तैमूर वंश से भी थे। ठीक है, ये तैमूर वंश थे। और इनकी माता का नाम देख लिया जाए तो यहाँ लिख देते हैं, ये तैमूर वंश थे। ठीक है, और माता का नाम था इनके कुतलग। ठीक, कुतलुग,
निगार खातून। ठीक, ये कभी पूछा नहीं जाएगा इनके मम्मी पापा का नाम, बट जानते रहो ये चंगेज खां के फैमिलीज थे। ठीक है, इनकी जो मम्मी है, ये मंगोल के एक शासक होता है चंगेज खां। ठीक, चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। ठीक है, और बात किया जाए और बाबर के विषय में, तो ये 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। ठीक, और फिर उसके बाद इन्होंने समरकंद पर अधिकार किया। ठीक है, बट वो अस्थाई नहीं रहा। बाद में उन्होंने काबुल पर अधिकार किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। ठीक है, हम बात करेंगे अब सीधे आएंगे भारत पर आक्रमण। ठीक, बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया, और भारत पर जो अपनी मजबूत सेना के साथ साम्राज्य स्थापित किया, उसका उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं भारत पर आक्रमण की। भारत पर आक्रमण, ठीक है, तो इन्होंने लगभग 1519 से 1526 तक, 26 ईस्वी तक भारत पर कई अभियान किए थे। ठीक है, भारत पर कई अभियान किए। ठीक, किंतु जो इनको सफलता मिलती है, अगर सफलता की बात किया जाए, तो सफलता मिलती है इनको 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और अब बात करेंगे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में। ठीक, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुए थे इब्राहिम लोदी, उनके उनके बीच ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। और इसमें परिणाम क्या होता है, अगर परिणाम की बात किया जाए, तो परिणाम सबको पता है कि इसमें बाबर की निर्णायक विजय होती है। ठीक है, और इसका महत्व क्या होता है, इस युद्ध का, इस युद्ध के महत्व की बात कर लिया जाए, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है यहीं से। दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, और
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक। और इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यहाँ से भारत में तोपों और आधुनिक तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रभावी उपयोग होने लगा। ठीक। ये पानीपत के प्रथम युद्ध का महत्व है। ठीक है। और हम बात करें बाबर ने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो बाबर ने कुल 3 युद्ध लड़ा, 4 युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, और दूसरा बात किया जाए तो खानवा का युद्ध है। ठीक है। खानवा का युद्ध है, और ये कब हुआ था? 1527 में। ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो इसका बात किया जाए तो बाबर बनाम राणा सांगा। राणा सांगा। ठीक है। तो ये खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, और इसमें इसका परिणाम देखा जाए तो क्या हुआ था? इसका परिणाम तो बाबर विजय हुआ। बाबर की विजय हुई, और इसमें क्या हुआ कि मुगल शासन और अधिक मजबूत हुआ यहाँ से। अगर महत्व में देखा जाए तो यहीं से मुगल जो शासन है और अधिक मजबूत हुआ। ठीक है। अब बात करें तीसरे युद्ध की। अगर हम चलें तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। ठीक, ये कब हुआ था? तो 1528 में। ठीक, 1528 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था ये? तो बाबर बाबर बनाम मेदनी राय। ठीक, तो ये बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था, और इसमें परिणाम भी वही हुआ। अगर परिणाम की बात किया जाए तो परिणाम बाबर विजयी हुआ। ठीक है। तो चौथे की बात किया जाए
चौथा युद्ध जो घाघरा का युद्ध है। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था ये 1529 ईस्वी में। ठीक है। और बात किया जाए इसमें ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बाबर बनाम बाबर बनाम ये अफगान सरदार जो होते हैं, ठीक है, जो शेरशाह सूरी के साथ में थे, तो और इब्राहिम लोदी। ठीक है, शेरशाह सूरी नहीं, यहाँ इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। तो अफगान सरदार अफगान सरदार सरदार और बंगाल की संयुक्त सेना थी। ठीक। तो यह जो है बाबर और अफगान सरदार और बंगाल की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, और इसमें इसमें भी अगर परिणाम देखा जाए तो परिणाम वही रहा, बाबर की विजय होती है। ठीक, बाबर की विजय होती है इसमें। और इस युद्ध के बाद जो है मुगल की जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, और भारत में मुगल सत्ता काफ़ी मजबूत हो गया था। ठीक, अगर इसे याद करने के लिए एक देखा जाए तो कैसे याद होगा कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और उनका क्रम क्या है। ठीक, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो याद कैसे रखें। ठीक है, याद कैसे रखें, इसके लिए याद रखना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ठीक, तो 26 के बाद से लगातार उन्होंने 4 युद्ध लड़ा था। ठीक, 1526, 27, 28 और 29। फिर 30 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती। ठीक, तो 1526 में कौन सा, तो पी के सी जी। ठीक है, याद रख लो ऐसे पी के सी जी करके। तो पीस मतलब हो गया पानीपत, खानवा और चंदेरी, फिर उसके बाद घाघरा। ठीक, तो इसे याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक, 26, 27, 28, 29। ठीक, ये क्रम से है ही, फिर उसके बाद पी के सी जी, इसे याद रख लो तो आसानी होगी याद रखने में। ठीक, अब हम बात करेंगे बाबर की कुछ विशेषताओं में। ठीक है, जैसे बाबर की कुछ सैन्य विशेषताएं थी, उसके विषय में हम बात करेंगे। बात करें बाबर की सैन्य विशेषताएं। ठीक, बाबर की सैन्य विशेषताएं देखा जाए तो बाबर ने ही पहली बार भारत में जो है तोप खाने का प्रभावी प्रयोग किया। ठीक, तो युद्ध में तोपों का प्रयोग, युद्ध में तोपों का प्रयोग। और नेक्स्ट है तुलुगमा युद्ध नीति का अनुसरण किया इन्होंने। ठीक है, तुलुगमा युद्ध नीति, इन्होंने तुलगमा युद्ध नीति का अनुसरण किया, और इनके पास तेज घुड़सवार होते थे। ठीक है, और योजनाबद्ध
योजनाबद्ध तरीके से युद्ध रणनीति। ठीक, ये कुछ बाबर की सैन्य विशेषताएं हैं। अब और बाबर के विषय में एक बात याद रखना कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा के बारे में देखें तो बाबर की आत्मकथा, ठीक, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा से लिखी है। बाबर नामा नाम से, ठीक है। और इसकी भाषा देखी जाए तो किस भाषा में लिखे हैं, तो ये तुर्की भाषा में है। ठीक है, याद रखना ये पूछा गया है एक बार, बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक, और इसके बाद से ही जो मुगल की है दरबारी जो भाषा है ना, वो धीरे धीरे बदल के फारसी हो जाएगी। ठीक, तो केवल एक ही किताब है बाब मुगल काल में जो तुर्की में लिखी गई है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं, बाबर की मृत्यु कब होती है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु 1530 में। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे हुमायूं के विषय में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर और बात करते हैं हुमायूं के विषय में। हुमायूं, ठीक है, तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुए। ठीक, और हुमायूं का परिचय थोड़ा सा दे दिया जाए तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 1508 में। 1508 ईस्वी में, और काबुल में हुआ था। ठीक है, इनके पिता बाबर हैं, और इन्होंने गद्दी पर कब बैठा था ये चीज याद रखना। इनका शासन कब शुरू होता है, तो इनका शासन काल देखा जाए तो इनका शासन काल जो है 1530 से, ठीक, बाबर की मृत्यु के बाद से शुरू होता है, और 1540 तक। ठीक है, 1540 तक इनका एक बार शासन काल रहता है, फिर उसके बाद निर्वासन, ये सूर से जो मोहम्मद शाह सूरी हैं, शेर शाह सूरी हैं, उनसे पराजित होते हैं, फिर निर्वासित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भारत से बाहर चले जाते हैं, और लगभग 15 साल का निर्वासन होता है। या मैं लिख दूँ 15 वर्ष का निर्वासन। 15 वर्ष का निर्वासन, फिर उसके बाद आते हैं 1555 में। ठीक है, 1555 से 56, ठीक, 1555 से 56 तक शासन करते हैं, फिर उसके बाद 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब हम, इनके विषय में थोड़ा सा बात कर लें। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। तो हुमायूं ने शेर शाह सूरी से संघर्ष हुआ था, शासन के बाद से ही संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो बात करते हैं शेर शाह सूरी से संघर्ष। ठीक, अगर शेर शाह सूरी से संघर्ष की बात किया जाए तो इन्होंने
दो युद्ध लड़ा था जिसमें हार हुई थी हुमायूं की, तो पहला है, उसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ठीक है, ये हुआ था 1539 में। ठीक है, याद रखना ये जितने भी मैं युद्ध बता रहा हूँ इनको क्रम से लगाने के लिए भी आता है, ठीक है। तो 1539 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें परिणाम क्या हुआ था अगर इसकी बात किया जाए तो, परिणाम की मैं बात करूं तो इसमें हुमायूं की पराजय होती है, ठीक है। हुमायूं की पराजय होती है इसमें, ठीक। फिर अगला जो युद्ध होता है वो उसको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। और ये होता है 1540 में, ठीक, 1540 में होता है। और किसके किसके बीच होता है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इसमें परिणाम क्या होता है, इसमें परिणाम होता है कि हुमायूं की जो है निर्णायक हार होती है, ठीक। हुमायूं की निर्णायक हार होती है, ठीक। और फिर इसके बाद निर्वासन पे चले जाते हैं, निर्वासित होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। तो वो काल देख लेते हैं थोड़ा सा। निर्वासन देखा जाए तो 1540 से 1555 तक, ठीक, 1555 ईस्वी तक, ठीक। ये निर्वासित रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो इन 15 वर्ष में क्या हुआ, तो बात करते हैं हम, ठीक। तो इन्होंने इस दौरान जो है ईरान जाते हैं, ठीक, ईरान के शासक से सहायता प्राप्त करते हैं। ईरान के शासक से सहायता प्राप्त करते हैं, ठीक। और काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। काबुल और कंधार, काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार। फिर और एक काम करते हैं, अपनी सेना का पुनर्गठन करते हैं, ठीक है। अपनी सेना का पुनर्गठन, पुनर्गठित करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, भारत में पुनः वापसी होती है इनकी, और आते हैं यहाँ के सूर शासकों से युद्ध होता है इनका, ठीक है। अगर बात किया जाए पुनः वापसी, भारत में पुनः वापसी, ठीक, भारत में पुनः वापसी में ये 1555 में, 1555 में भारत में फिर से अधिकार करते हैं।
फिर से अधिकार करते हैं और इसके लिए ये दो युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। वो दोनों युद्ध पता होना चाहिए और क्रम भी पता होना चाहिए कि क्रम क्या है इसमें। पहला युद्ध जो लड़े थे तो उसको बोलते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध ये 1555 में ही, और 1555 में ही एक दूसरा युद्ध होता है जिसको बोलते हैं सरहिंद का युद्ध। ठीक, और ये भी 1555 में ही होता है और लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये क्रम यही रहेगा, मच्छीवाड़ा होता है फिर उसके बाद सरहिंद होता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु, अगर हुमायूं की मृत्यु की बात किया जाए तो 1500, ठीक, मृत्यु की बात की जाए तो 1556 में, 1556 में ये पुराना किला जो है, पुराना किला, ठीक, इसके इसी में है एक लाइब्रेरी है, ठीक है। पुराने किले में लाइब्रेरी की सीढ़ी से, ठीक, ये सीढ़ी से, लाइब्रेरी की सीढ़ी, ठीक, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मौत हो जाती है इनकी, ठीक है। पुराने किले में है एक, तो यहीं पर इनकी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और हम बात करें तो हुमायूं के विषय में, तो ये जो चार युद्ध देखे हैं इनका क्रम याद रखने के लिए सबसे अच्छा एक, ठीक है, अगर ट्रिक की बात करें याद रखने के लिए, बात कर रहे हैं याद कैसे रखें, ठीक है। याद कैसे रखें, तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, उसे याद कर सकते हो। चौक का मच्छर, ठीक, चौक का इससे हो गया चौसा, ठीक है। इसका मतलब हो गया चौसा, इसे समझ लो, चौसा का युद्ध। यहाँ का से समझ सकते हो कन्नौज, ठीक, कन्नौज या बिलग्राम, और इससे हो गया मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा हो गया। और तरह से समझ सकते हो सरहिंद की बात चल रही है यहाँ, ठीक है, सरहिंद, ठीक। और पता होना चाहिए कि ये 40 में निर्वासित होते हैं, तो 39 में चौसा का युद्ध हुआ, 40 में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, फिर उसके बाद 55 में आते हैं तो 55 में ही ये दोनों युद्ध होते हैं, ठीक है। तो याद रख सकते हो ऐसे चौक का मच्छर से। बाकी अगर कोई और निमोनिक्स बना सकते हो तो बना लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। और हुमायूं टॉम्ब की बात किया जाए तो कहाँ पर बना है इनका जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं मकबरा बात किया जाए इनका तो हुमायूं मकबरा जो है ये दिल्ली में है, ठीक, ये दिल्ली में है। इसको इनकी पत्नी ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम करके है, ठीक। और हम बात करेंगे अब
अगले आएंगे, अगले शासक पर। नेक्स्ट शासक हैं अकबर। ठीक है, हम बात करेंगे अब अकबर की। ठीक है, तो अकबर का, इनको बोला जाता है ये मुगल काल के सबसे महान शासक हुए हैं। ठीक है, मुगल काल के सबसे महान शासक। महान शासक। ठीक है, अकबर को बोला जाता है अकबर महान। ठीक है, जिसे पढ़े होंगे अशोक महान, अशोका दी ग्रेट करके, तो वैसे अकबर महान। ठीक है, हम बात करेंगे ये मुगल काल के तीसरे, ठीक है, मुगल काल के तीसरे सम्राट हुए हैं। ठीक, इनके जन्म की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 1542 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, स्थान भी पूछा जाता है इनका। ठीक है, स्थान पूछता है इनका, जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान की बात किया जाए तो उमरकोट में। ठीक, और इनके पिता तो हुमायूं हैं, और इनकी माता का नाम बात किया जाए तो इनकी माता है हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। ठीक, और इनकी मृत्यु भी यहीं देख लेते हैं, अगर इन ये सब देख रहे हैं तो। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, 1605 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके शासन की। ठीक है, अकबर के शासन काल की मैं बात करूं तो शासन काल की मैं बात करूं तो ये 1556। ठीक है, 1556 से 1605 तक। ठीक, इनका शासन काल रहा है। और एक चीज इसमें समझना कि जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर जो है पंजाब में थे उस टाइम। ठीक है, और अचानक इनकी मृत्यु होती है, तो दिल्ली पर सिंहासन जब खाली होता है तो सूर्यवंश के जो शासक थे, ठीक है, सूर्यवंश के एक शासक थे हेमू, हेमचंद्र। ठीक है, तो हेमू ने फिर से चढ़ाई करते हैं दिल्ली पर। ठीक है, तो जब ये बात पता चलती है अकबर को तो अकबर वहाँ से आते हैं दिल्ली। और दिल्ली जब आते हैं तो अकबर और हेमू के बीच में युद्ध होता है। ठीक, तो उस युद्ध को बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब होता है, तो ये होता है 1556 में। ठीक, 1556 में होता है। और किसके किसके बीच होता है, ये होता है अकबर, अकबर और अकबर बनाम
हेमू। ठीक है, हेमू, या इनका पूरा नाम हेमचंद्र था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच होता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, तो अकबर की तरफ से, क्योंकि अकबर की आयु उस टाइम बहुत कम थी, लगभग 13 वर्ष थी। ठीक है, तो अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व है वो बैरम खां कर रहे थे। ठीक, बैरम खां। ठीक, बैरम खां जो अकबर के संरक्षक भी थे। तो बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ हेमू थे। ठीक, और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम जो होता है, इसमें मुगलों की विजय होती है। मतलब अकबर की विजय होती है। ठीक है, कहा जाता है कि ये युद्ध जो है पूरी तरह से हेमू के पक्ष में था। ठीक है, हेमू जीत रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि हेमू जो है अपने हाथी के ऊपर बैठा था और कहीं से कोई एक तीर चली। ठीक है, और आके इसके सीधे आंख में लगती है और ये गिर जाता है। ठीक, जब राजा युद्ध में गिर जाए फिर और इसकी मृत्यु होने लगे, तो जो सेना थे, सेना में खलबली मच गई। ठीक है, और सेना का मनोबल कमजोर होता है और अकबर की सेना हावी हो जाती है। ठीक, तो यहीं से पूरा युद्ध जो है बदल जाता है और अकबर के पक्ष में हो जाता है और अकबर विजयी होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अपना साम्राज्य जो है विस्तारित किया। अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें तो हम साम्राज्य विस्तार, ठीक, साम्राज्य विस्तार में देखा जाए तो अकबर ने अनेक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। जैसे दिल्ली का जो क्षेत्र है इसको पानीपत के द्वितीय युद्ध के माध्यम से, फिर गुजरात हो गया, इनकी गुजरात विजय बहुत फेमस है। गुजरात विजय है, और बंगाल है, राजस्थान। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र जो है कब्जे में आ गया था इनके। ठीक है, और कश्मीर का क्षेत्र हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध है, और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र। ठीक है, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र था। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इनके विषय में। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो प्रशासनिक सुधार, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अकबर के प्रशासनिक सुधार की। तो इन्होंने सेना और प्रशासन को संयुक्त रूप से एक व्यवस्थित ढांचे में परिवर्तित किया। ठीक है, तो सेना और प्रशासन में सुधार किए ये। सेना और प्रशासन में, और बात किया जाए तो मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लागू की इन्होंने। ठीक, मनसबदारी व्यवस्था लागू की। ठीक, अगर मनसबदारी व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा जानकारी दूं तो मनसबदारी व्यवस्था जो है इसमें दो भाग था इसका। ठीक है, जात और सवार। मनसबदारी व्यवस्था में दो था, इसमें एक जात और दूसरा सवार। ठीक है, जात जो है किसी अधिकारी की उसकी व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत स्थिति को बताता था। ठीक है, ये
व्यक्तिगत स्थिति को बताता था, जैसे उसका वेतन क्या है, वेतन क्या है, ठीक। और सवार की बात किया जाए तो सवार जो है वो बता रहा था कि जो अधिकारी होगा, जो मनसबदार होगा, मतलब कि मनसबदारी व्यवस्था में अधिकारी को मनसबदार बोला जा रहा था, ठीक है। तो अधिकारी को सेना, ठीक है, जो सेना रखेगा उसकी सेना का आकार क्या होगा, ठीक है। ठीक, कितने घुड़सवार रखने होंगे, कितने सैनिक होंगे उसमें, ये सब बताता था, ठीक है, सवार। ये हो गया मनसबदारी व्यवस्था, ठीक। और एक था दहसाला व्यवस्था। नेक्स्ट बात करें तो दहसाला व्यवस्था, ठीक। दहसाला व्यवस्था, और इसको लागू कौन किया था, तो इनके जो एक नवरत्न में से एक थे, उनका नाम है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, इन्होंने लागू किया था, ठीक है, दहसाला व्यवस्था को। और ये भूराजस्व निर्धारण की वैज्ञानिक प्रणाली थी। भूराजस्व निर्धारण की वैज्ञानिक प्रणाली, ठीक। तो दसाला व्यवस्था हो गया। इसमें क्या करते थे कि भूमि की पैमाइश करा के, ठीक है, ऐसे ही नहीं, भूमि की पैमाइश कराते थे और 10 साल का देखते थे कि उपज कितना है, ठीक। उस उस आधार पर जो भू राजस्व है निर्धारित किया जाता था, ठीक है। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करूं तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो इसमें वजीर हुआ करते थे, वजीर, दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस्सुदूर, काजी, ठीक। अब हम बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति की, ठीक। हम बात कर रहे हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात किया जाए तो अकबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक। और सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति। और इन्होंने कुछ कदम उठाए थे धार्मिक रूप से, तो उसको देखते हैं। इनके द्वारा जो प्रमुख कदम उठाए गए थे उनमें हम लोग बात करें तो 1562 में इन्होंने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया।
दास प्रथा को समाप्त किया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है। जजिया कर एक प्रकार से कर था जो गैर मुस्लिम, ठीक है, गैर मुस्लिम इसको अदा करते थे। ठीक है, गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। इन्होंने यह कर समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके विषय में एक लाइन लिख ही लो कि यह गैर मुस्लिम ठीक। तो जजिया कर जो है ये गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। अब हम बात करेंगे और कुछ बिंदु हैं जो इसके विषय में हम लोग बात कर लें। तो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न अकबर के दरबार में नवरत्न थे और इनकी संख्या कुल 9 थी। ठीक है। संख्या जो है 9 थी और ये सभी 9 जो है अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए थे। ठीक, जैसे कुछ का नाम हम बताते हैं। जैसे प्रमुख में देख लिया जाए तो प्रमुख में कौन कौन थे। से अबुल फजल हैं। ठीक है। अबुल फजल हो गए, फैजी, बीरबल और टोडरमल और बात किया जाए तो तानसेन। ठीक है। ये सब कुछ प्रमुख जो है नवरत्न थे। ठीक। अगर हम बात करें इनके समय की कुछ ग्रंथ की तो इनके समय कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, प्रमुख रचनाएं इनके समय की मैं बात करूं तो पहला है अकबरनामा। अकबरनामा इसके लेखक हैं अबुल फजल। किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने इसे लिखा है। ठीक। और अगली किताब है आईने अकबरी। ठीक। आईने अकबरी ये इसके भी लेखक अबुल फजल ही हैं और इसमें जो है उसके शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगले चलते हैं अगले शासक पर और नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। और अगले शासक कौन हुए हैं? अकबर के बाद आते हैं इनके बेटे जहांगीर। ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब जहांगीर के विषय में। तो देखते हैं हम लोग जहांगीर को। ये मुगल सम्राट थे
मुगल में चौथे सम्राट थे, ठीक है। बात किया जाए तो ये फोर्थ थे, चौथे सम्राट थे। ठीक, ये मुगल के चौथे सम्राट थे। और ये जो है, इनका अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इनके बचपन का नाम जो है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इनके बचपन का नाम जो है सलीम है, ठीक। इनके बचपन का नाम सलीम है। कई बार पूछता है कि सलीम किसका नाम था, ठीक है, तो ये याद रखना, सलीम था। बाकी पता ही होगा सलीम और अनारकली की स्टोरी, ठीक है। और इनके विषय में मैं बात करूँ, इनका जन्म, ठीक, तो इनका जन्म हुआ था 1569 में। 1569 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता अकबर ही है। और बात करते हैं इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में, ठीक है। 1627 में इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो मकबरा बना है, इनका मकबरा बना है लाहौर में, ठीक, शाहदरा जो है। मकबरा की बात की जाए तो शाहदरा में है, शाहदरा लाहौर में, ठीक है। और इनके शासनकाल की मैं बात करूं, अगर जहांगीर के शासनकाल की बात करूं, इनका शासनकाल शुरू होता है 1605 से, ठीक, 1605 से 1627 ईस्वी तक, ठीक। और अब इनके समय कुछ प्रमुख विद्रोह देखते हैं, ठीक है। जहांगीर के समय में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके विषय में हम लोग देखते हैं। अगर प्रमुख घटनाएं की बात करें तो प्रमुख घटनाओं में पहला है खुसरो का विद्रोह, ठीक। खुसरो का विद्रोह ये 1606 में हुआ था, ठीक। क्योंकि जब अकबर की मृत्यु होती है तो शाहजहां की भी एज काफी ज्यादा हो गई रहती है, ठीक। तो इनका जो बड़ा वाला बेटा है खुसरो, जनता जो है खुसरो को राजा बनाना चाहती थी, ठीक है। तो कुछ लोगों का समर्थन मिलता है खुसरो को, तो और ये विद्रोह कर देते हैं, जिनमें समर्थन मिलता है पांचवे गुरु, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इनको, सिख गुरु हुए हैं। सिख गुरु के जो पांचवे गुरु हैं वो अर्जुन देव, ठीक है, उनका भी समर्थन इनको मिलता है। तो ये विद्रोह करते हैं, ठीक है। और विद्रोह को फिर दबा दिया जाता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है। और जो अर्जुन देव हैं, ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना, खुसरो का विद्रोह हुआ, इनको दबा दिया और खुसरो की हत्या करा दी जाती है। और खुसरो की हत्या होती है, और हत्या करने के बाद इनको दफना दिया जाता है इलाहाबाद में या प्रयागराज के खुसरो बाग में, प्रयागराज, ठीक। और यहाँ पर है खुसरो बाग, ठीक। तो खुसरो बाग में एक चीज़ याद रखना कि ये खुसरो वो खुसरो नहीं है जिसको सब लोग जानते हैं, अमीर खुसरो, ठीक है। ये खुसरो हैं औरंगजेब कर रहा हूँ, ये जहांगीर के पुत्र हैं, ठीक है। इनके नाम से वो प्रयागराज में बना है, ठीक है। वहाँ पर इनका टॉम्ब है, ठीक है, मकबरा है खुसरो बाग। और
इसी घटना से खुसरो को समर्थन दिए थे अर्जुन देव। ठीक है। पांचवे गुरु, सिख के जो पांचवे गुरु हैं अर्जुन देव, ठीक, इन्होंने समर्थन दिया था, तो खुसरो ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है। याद रखना कि जो 9 गुरु हुए हैं कुल 10 गुरु हुए हैं, तो उसमें से जो 9वें गुरु हैं, एक क्या बोलते हैं उनको, तेग बहादुर, और पांचवे गुरु अर्जुन देव, इन दोनों लोगों को मृत्युदंड मिला है। ठीक है। अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर देते हैं, और तेग बहादुर को औरंगजेब देता है। ठीक है। अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था, तो जहांगीर ने। जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। और अगली घटना के बारे में हम लोग चर्चा करें तो नेक्स्ट घटना है मेवाड़ अभियान। इनके समय मेवाड़ अभियान बहुत चर्चित है, तो जान लो। मेवाड़ अभियान। ठीक, मेवाड़ अभियान में क्या हुआ उस टाइम, मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह, अमर सिंह थे, अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली फिर। ठीक है। ठीक, तो अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर लेते हैं, और जहांगीर के समय में ही, ठीक है, जहांगीर के समय में ही अंग्रेज अधिकारी, ठीक, जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो बात कर लें अगर अंग्रेज की, तो इन्हीं के समय अंग्रेजों का आगमन होता है। ठीक, इनके समय अंग्रेजों का आगमन होता है। और 1608 में विलियम हॉकिंस, ये नाम याद रहना चाहिए। विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है, 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है। और विलियम हॉकिंस जो है अकबर से मिलने के लिए आता है, लेकिन उस टाइम अकबर की मृत्यु हो गई रहती है, और जो शासक हैं, सम्राट हैं, जहांगीर रहते हैं, तो जहांगीर से मुलाकात करता है। और हॉकिंस जो है जहांगीर से फारसी में बात करता है। ठीक, जहांगीर बहुत प्रसन्न होते हैं, और विलियम हॉकिंस को एक उपाधि देते हैं। ठीक, इंग्लिश खाकी। इंग्लिश खाकी उपाधि दी जाती है। ठीक है, विलियम हॉकिंस को। और इसके बाद एक और ब्रिटिश या अंग्रेज अधिकारी आता है, वो 1615 में, 1615 में थॉमस रो आते हैं। ठीक, 1615 में थॉमस रो आते हैं मुगल दरबार में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार। ठीक, तो व्यापारिक अधिकार या व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल होते हैं।
और जहांगीर के समय शासनकाल में नूरजहां का भी काफ़ी प्रभाव रहता है। और औरंगजेब के समय एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी याद होना चाहिए, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर, ठीक है। तो जहांगीर ने अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। और सोने की जंजीरें कहा जाता है इसमें 60 घंटियां थी, ठीक है। जनता जो है सम्राट से सीधे न्याय प्राप्त करने के लिए जंजीर का प्रयोग कर सकता था, ठीक है। जनता जो है सम्राट से न्याय की अपील कर सकता था। ठीक, जैसे किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो सीधे आए, न्याय की जंजीर को उसे हिलाए, फिर उसके बाद सम्राट जो है न्याय के लिए प्रस्तुत होता था, ठीक है। तो जहांगीर को इसी कार्य की वजह से जो है न्यायप्रिय, ठीक, न्यायप्रिय कहा जाता है, ठीक। और न्यायप्रिय को छवि का वो प्रतीक हो गया था, ठीक। और इन्हीं समय में जो है मुगल कालीन चित्रकला जो है अपने चरम पे रहती है। तो हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे, हम बात आगे करेंगे चित्रकला वाले चैप्टर में। तो एक चीज़ और यहाँ देख लो कि जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखे हैं यहाँ याद रखना कि बाबर नामा जो है बाबर की आत्मकथा है और वो तुर्की में है। यहाँ जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी है, जहांगीर की आत्मकथा ये फारसी में है, ठीक है। ये भाषा पूछा गया है, ठीक है, इस वजह से इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसी से जो है तुझे के जहांगीरी से ही उस समय की जो प्रशासन की व्यवस्था में और राजनीति के व्यवस्था के विषय में अच्छी जानकारी मिलती है, ठीक है। हम बात करेंगे, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलेंगे और बात करेंगे हम अगले शासक पर। अगले शासक हैं जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, ठीक है। हम बात करेंगे अब शाहजहां के विषय में, ठीक। तो शाहजहां ये थे लगभग पांचवें सम्राट, ठीक, फिफ्थ सम्राट थे मुगल में। ये मुगल काल के फिफ्थ सम्राट थे और इनके समय जो है स्थापत्य कला चरम पर थी, ठीक है। तो इनके काल को बोला जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ठीक है, शाहजहां के समय। और हम लोग बात करते हैं अब इनके, थोड़ा सा इनका परिचय ले लेते हैं। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म जो है लाहौर में हुआ था और 1592 में, ठीक है, 1592 में लाहौर में, ठीक। और इनके बचपन का नाम देखा जाए तो इनके बचपन का नाम खुर्रम है, ठीक। ये नाम पूछा जाता है, याद रखना, इनको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 1600
66 में। ठीक। और हम बात करें, अब आगे चलते हैं। इनकी पत्नी को भी जानते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्नी है मुमताज महल। ठीक है, इनकी पत्नी है मुमताज महल। ये 1612 में शादी किए थे। ठीक है। अगर इनके शासनकाल की मैं बात करूं, शासनकाल की बात करूं तो ये 1627 से, ठीक है, 1627 में युद्ध होता है थोड़ा सा उत्तराधिकार के लिए, और बेसिकली ये 1628 से फिर गद्दी प्राप्त करते हैं। ठीक है, 1628 से 1628 से 1656 तक। ठीक, 1656 ईस्वी। ठीक। इनका शासनकाल रहता है, और इनके शासनकाल के प्रमुख, अगर सैन्य अभियान में बात किया जाए, कुछ प्रमुख घटनाओं को देखा जाए, तो दक्षिण भारत का अभियान इनका बहुत सफल भी माना जाता है, जिसमें इन्होंने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में देखा जाए तो इन्होंने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। दक्षिण भारत में बात की जाए तो इन्होंने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया, और बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव स्थापित करते हैं। ठीक है, और उनको मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य फिर इनके अगले शासक जो है औरंगजेब करते हैं। ठीक है। अब बात करूंगा आगे, तो स्थापत्य कला में सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है स्थापत्य कला। थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी शेष जानकारी जो है अगली क्लास में मिलेगा। देखते हैं स्थापत्य में, स्थापत्य कला में इनकी सबसे जो प्रसिद्ध है वो आगरा का ताजमहल है। आगरा का ताजमहल हो गया। फिर दिल्ली में बनवाते हैं लाल किला। दिल्ली में लाल किला बनवाते हैं, फिर मोती मस्जिद बनवाते हैं, और बनवाते हैं दीवाने खास है। ठीक है, और बहुत सारी इनके समय की स्थापत्य कला है। पित्रादुरा तकनीक जो है ना, इन्हीं के समय विकसित होती है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब अगला इनके टाइम पीरियड में, अगली घटना या फिर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उस पर चर्चा करें, वो है मयूर सिंहासन। ठीक, शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। मयूर सिंहासन। ठीक, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया, और इसमें जो कोहनूर हीरा है इसी में लगाया गया था। ठीक है, फिर बाद में उत्तर मुगल काल के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है, और वह मयूर सिंहासन को उठा ले जाता है। ठीक है, और इनके अंतिम समय में, ठीक है, शाहजहां जब बीमार हो जाते हैं, लगभग 1655-56 के आसपास इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है, और लगता है कि ये अब नहीं बचेंगे। ठीक है, तब उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें, उत्तराधिकार का युद्ध है।
उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। उत्तराधिकार का युद्ध में क्या होता है कि शाहजहां के जो बेटे होते हैं चार, वो आपस में सिंहासन के लिए, ठीक है, युद्ध करते हैं। उनमें से कौन कौन है देख लेते हैं थोड़ा सा। दारा सिकोह, दारा सिकोह कहा जाता है कि ये सबसे योग्य हुआ करते हैं उस टाइम पर, बट सबसे बड़े भी थे और सबसे योग्य भी थे, ठीक है। फिर भी इनकी मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है, इनकी हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। और दारा सिकोह हो गए, औरंगजेब और शाह सुजा, और अगले हैं मुराद बख्श। ठीक। तो इन लोगों के बीच में जो है युद्ध होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, ठीक, जिसमें अंत में अंततः औरंगजेब की विजय होती है। ठीक, औरंगजेब की विजय होती है, फिर उसके बाद औरंगजेब जो है शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लेता है, ठीक है। और शाहजहां की मृत्यु, शाहजहां की मृत्यु जो है 1666 में, ठीक, आगरा में हो जाती है, आगरा फोर्ट में, ठीक है। और इनको जो है मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफन कर दिया जाता है, ठीक। अगर इनके मकबरे की बात करूं तो का मकबरा जो है ताजमहल में ही है, ठीक। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के विषय में। अगला जो महान शासक हुआ है औरंगजेब, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब जो है मुगल शासन में अंतिम महान शासक कहा जाता है। अंतिम महान मुगल सम्राट, ठीक है। और अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल जो है मुगल में औरंगजेब का रहता है। औरंगजेब के विषय में ये भी जानते रहना कि सबसे लंबा कार्यकाल था, लगभग 49 वर्षों का, ठीक है। इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो है, इनका जन्म होता है 1618 में, 1618 में इनका जन्म होता है। और ये मरते कब हैं, इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1707 में, ठीक है। 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बचपन का नाम देख लो, वो बहुत फेमस है। इनके इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम या फिर इनका उपनाम, ठीक है। तो बचपन का नाम न कह के उपनाम कहा जाए, ठीक। तो
इनका उपनाम है आलमगीर। ठीक। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, और एक नाम से जाना जाता है इनको, जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर। ठीक। ठीक। और यहाँ अगर बात कर लिया जाए इनका मकबरा कहाँ है, यही बात कर लेते हैं। इनका मकबरा जो है औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ठीक, ये दक्षिण भारत के अभियान पे थे और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहीं इनको दफन भी कर दिया जाता है। ठीक। ये कुछ युद्ध लड़े थे, और ये युद्ध जो लड़े थे वो उत्तराधिकार के युद्ध के समय ही। ठीक है। इनका जो प्रमुख युद्ध होगा, अगर प्रमुख युद्ध की बात किया जाए उत्तराधिकार के युद्ध में, प्रमुख युद्ध, ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराधिकार का जब युद्ध हो रहा था। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध में। ठीक। प्रमुख युद्ध की मैं बात करूँ इसमें, तो पहला है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। और अगला है खजवा का युद्ध। खजवा या खजुआ का युद्ध बोलते हैं। ठीक है। अंत में विजयी कौन होता है, तो औरंगजेब विजयी होता है और शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर देता है। ठीक है, कैद कर लिया जाता है। इनकी कुछ धार्मिक नीतियां हैं, ठीक, जिसके कारण से ये बहुत चर्चित रहते हैं। इनकी धार्मिक नीतियां, इनकी इन्हीं नीतियों के कारण जो है विद्रोह भी होते हैं। ठीक है। इनकी धार्मिक नीतियों में देखा जाए तो इन्होंने 1669 में 1669 में कुछ प्रमुख मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश देते हैं। ठीक है। बात किया जाए तो कुछ प्रमुख मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश। ठीक है। तो इनकी धार्मिक नीति में ये धार्मिक रूप से कट्टर थे। ठीक है। औरंगजेब जो है धार्मिक रूप से कट्टर थे, और 1679 में 1679 में इन्होंने जजिया कर पुनः लगा दिया, जिसे अकबर ने बंद कर दिया था। तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे दक्कन नीति इनकी। ठीक है, इनकी दक्कन नीति या दक्षिण भारत का अभियान। ठीक, हम बात करते हैं इनकी दक्कन नीति। और दक्कन नीति इनकी बहुत विफल मानी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, इनकी दक्कन नीति बहुत अच्छी नहीं थी। लगभग अपने जीवन के जो 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष ये दक्कन में बिता दिए थे, दक्षिण भारत में। ठीक है, उन्हें दक्षिण भारत में बिता दिए।
ये 25 वर्ष तक लगभग दक्षिण भारत में रहे। ठीक, इन्होंने, इनके विषय में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को, ये दो राज्य हैं जिसपे शाहजहां के समय में दबाव बनाया गया था, और औरंगजेब ने इन दोनों को मुगल जो है, मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके विषय में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए हैं। मगर प्रमुख विद्रोह की बात करें, औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह में अगर बात किया जाए तो एक होता है शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन। मराठा आंदोलन होता है शिवाजी के नेतृत्व में, और गुरु तेग बहादुर को इन्होंने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, ये सिख के 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। ठीक, गुरु तेग बहादुर से कुछ संघर्ष होता है, फिर उसके बाद औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड दे देते हैं, और सिखों के साथ इनका जो है संघर्ष फिर शुरू रहता है, काफी समय तक चलता है। ठीक है, और जाट विद्रोह भी इन्हीं समय होता है। जाट विद्रोह हो गया, और राजपूत भी विद्रोह कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, इसका मतलब है कि 1707 के बाद से, 1707 से लगभग बात किया जाए तो 1857 तक। ठीक, हम लोग इसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे यहाँ। बात कर लेते हैं कौन कौन से शासक हुए हैं उत्तर मुगल काल में। शासक की बात कर लो तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, और दूसरे नंबर पे आते हैं जहांदर शाह, जहांदर शाह और फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। ठीक, फर्रुखसियर हो गए, और मोहम्मद शाह हो गए। मोहम्मद शाह, इन्हीं को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमद शाह, फिर नेक्स्ट आते हैं आलमगीर। ठीक है, आलमगीर द्वितीय।
आलमगीर द्वितीय। और नेक्स्ट आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और इसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। फिर लास्ट में अंतिम जो शासक होते हैं उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या इन्हीं को बोला जाता है जफर। ठीक है। तो ये अंतिम मुगल सम्राट होते हैं। ये अंतिम मुगल सम्राट हैं। ठीक। और यहाँ बात किया जाए शाह आलम द्वितीय, तो इनके समय जो है शाह आलम द्वितीय के समय ही होता है बक्सर का युद्ध है। ठीक है। इन्हीं के समय होता है बक्सर का युद्ध है 1764 में। ठीक है। और आगे बात किया जाए अहमद शाह के विषय में, तो अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, उसका आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण। ठीक। और बस यही इतना है। ठीक है। ये उत्तर मुगल काल के विषय में ये प्रमुख जो हैं इतने शासक हुए हैं, और इनके विषय में कुछ घटनाएं जैसे नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इन सबको देख लिए हम लोग। और बक्सर का युद्ध ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। बात करेंगे हम लोग अवध के नवाब के विषय में। ठीक, हम लोग बात करते हैं अवध के नवाब। ठीक, हम बात करने चल रहे हैं अब अवध के नवाब के विषय में। थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है। बात कर लें अवध की। ठीक। अवध राज्य की स्थापना। अवध राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो 1722 ईस्वी में सआदत अली खान ने किया था। ठीक। सआदत खान। सआदत अली खान ने किया था। ठीक है। ये पहले जो है ना, मोहम्मद शाह जो है, इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था सआदत अली खां को। बाद में ये स्वतंत्र शासक के रूप में शासन शुरू कर देते हैं, और इन्होंने राजधानी जिसे बनाया था, राजधानी इन्होंने फैजाबाद को बनाया था। ठीक। तो राजधानी फैजाबाद थी। और हम देख लेते हैं और प्रमुख जो नवाब हुए हैं। ठीक। हम प्रमुख नवाबों के विषय में देख लें तो अगर प्रमुख नवाब को देखें तो इसमें से हम लोग बात करेंगे। पहले पहले सआदत अली खां हो ही गए, तो एक बार लिख देते हैं फिर से।
सादत अली खां। और इनके विषय में तो बता दिए कि इन्होंने अवध राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद में हम बात करेंगे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि ये इन्हीं समय हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध है, ठीक। प्लासी का युद्ध इन्हीं समय हुआ था। और इन्हीं समय हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध है। ठीक, ये चीज़ पूछा जाता है कि ये दोनों युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इसे याद रखना। और हम बात करेंगे, अगला है अशफुद्दौला। अगले नवाब हैं अशफुद्दौला, ठीक है। अशफुद्दौला में क्या है कि इन्होंने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, ठीक है। फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, ठीक। और लखनऊ में ही इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक। लखनऊ में इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, जो बहुत फेमस है, ठीक है, लखनऊ में। हम बात करेंगे अब अगले शासक के नवाब की बात करूं तो अगले नवाब आते हैं जो जो फेमस हैं, ठीक है। तो अगले आते हैं और वो लास्ट भी रहते हैं। उनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक। अगले शासक नवाब हैं नवाब वाजिद अली शाह, ये अंतिम है, ठीक है। ये अवध के अंतिम नवाब हैं, ठीक। और इनके समय में ही कला एवं संगीत, ठीक, बहुत फेमस हुआ, ठीक है। या कला और संगीत को महान संरक्षक कहे जाते हैं, ठीक है। कला संगीत महान संरक्षक, ठीक है। और कहा जाता है इन्हीं के समय में ही जो कथक है, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, इन्हीं के समय में ही विकसित हुआ, ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब के लिए अगर हम बात कर लें थोड़ा सा कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति के विषय में। कला एवं संस्कृति के विषय में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।